हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, जो कि हमने कल रिवाइज़ किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम कैसे हुआ, कैसे ये विकसित हुई, है ना, ये सब पढ़ा था। तो आज से इसके आगे से हम शुरुआत करेंगे। सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता, नगर नियोजन मतलब इसका कैसा था। ठीक है, तो आज इसका PDF हम आपको देंगे। तो अभी ये रिवाइज़ करते हैं और साथ में आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं कि कल जो हमने रिवाइज़ किया, हो सकता किसी के ना समझ में आए तो मैं थोड़ा सा समझती हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि जो है अलग अलग मत जो थे इसके उदय के, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इसमें फर्स्ट है, जैसे अलग अलग जो उनके उदय के जो मत थे, तो उसमें जो है गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर और अर्नाल्ड टॉयसनवी ने क्या बोला था कि ये मेसोपोटामिया का हिस्सा है। उन्होंने बोला था ये मेसोपोटामिया का हिस्सा है। तो ये तो तर्क में हो गया। और इसके विपक्ष में क्या होता है कि मेसोपोटामिया से पहले था, मतलब विपक्ष में बोलेंगे कि मेसोपोटामिया इससे बाद में था और मेसोपोटामिया की लिपि जो है एक जैसी नहीं मिलती है और वहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है ना, कुछ ऐसे। और जो वहाँ की लिपि थी तो 200 अक्षरों की थी मेसोपोटामिया की, बट IVC जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ की 450 अक्षर की लिपि थी। तो ये अलग करता है कि मेसोपोटामिया का ये हिस्सा नहीं था। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा मत आता है जो है द्रविड़ उत्पत्ति। इन्होंने कहा है कि ये द्रविड़ उत्पत्ति है। ये जो कुछ और विद्वान हैं इन्होंने कहा द्रविड़ उत्पत्ति है। पर द्रविड़ उत्पत्ति कुछ इसके जो है मिलते हैं, जैसे नरकंकाल मिले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो मिलता है कि हाँ ये द्रविड़ लोगों के ही हैं, पर ऐसा नहीं। और इसे विपक्ष में बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर द्रविड़ उत्पत्ति होता तो यहाँ पे बहुत सारे नरकंकाल मिले हैं जो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बाहर के भी हैं, अल्पाइन है ना, और कई मतलब अलग अलग मिक्स हैं, निग्रो, अल्पाइन और अलग अलग उसके हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसका भी हिस्सा नहीं था। फिर है आर्य, मतलब आर्य इनके मत के अनुसार होता है कि आर्यों द्वारा ये, मतलब आर्यों ने किया था, आर्य यहीं पे रुके थे आके, तो हो सकता है आर्यों के द्वारा ही IVC का विस्तार हुआ होगा, बट वो भी नहीं है। मतलब ये अगर तर्क विपक्ष में बोलेंगे तो वो भी नहीं, मतलब आर्य तो बहुत बाद में आए हैं। आर्य लगभग 250 साल बाद में आए हैं, और 250 साल पहले ये समाप्त 1750 में ये समाप्त हो रही थी। आर्य तो 1500 BC में आए, तो ये आर्यों के आने से भी नहीं हुआ, उसके भी पहले था सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। ये अलग अलग मत थे। और फिर आता है हमारा सोथी संस्कृति। तो इसमें कुछ कुछ मिलता है, जैसे प्रवर्तक अमलानंद घोष है, इन्होंने कहा है कि ये सोथी संस्कृति से हड़प्पा ही, मतलब यहीं से उत्पत्ति हुई इसकी, हड़प्पा यहीं से हड़प्पा की शुरुआत हुई है। मतलब सोथी संस्कृति एक गांव था, बचपन सिंधु था, मतलब गांव था, गांव से थोड़ा सा और आगे बढ़ा, विकसित हुआ, धीरे धीरे ये नगर का रूप ले लिया इसने। तो ये कुछ कुछ मिलता है, पर निष्कर्ष में कहेंगे, निष्कर्ष में अभी तो यही निकलता है, पर अभी भी खोज की ज़रूरत है, अभी भी मतलब पूरा निष्कर्ष नहीं निकलता है। पर फेयर सर्विस और आइंस्टाइन जो हैं, इनके अमलानंद घोष, इन सब के निष्कर्ष से अगर निकालें तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले से ग्रामीण बस्तियाँ थीं, उसके बाद धीरे धीरे विकसित हुई हैं, कुछ ऐसा निष्कर्ष निकलता है। और अभी और भी जो है मतलब साक्ष्य की ज़रूरत है, जो कि अभी खोज नहीं हो पाई है। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और हमें यहाँ से पढ़ना था फिर से, है ना। तो यहाँ से पढ़ना था, तो आज हम यहाँ से पढ़ते हैं और इसका जो है PDF आप लोग को देंगे फ्रेंड्स। तो ये है हड़प्पा सभ्यता, जो नगर नियोजन है, इसमें भूमिका, नगरीय नियोजन जो होता है ना,
तो इसमें बृहद स्तर पर और सूक्ष्म स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर और छोटे स्तर पर जो है निष्कर्ष इसका फिर करेंगे। तो स्ट्रक्चर हो गया और फिर आगे ये सारा इसी के नोट्स हैं और निष्कर्ष है इसके बाद में। और फिर ये है सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक जीवन। तो ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में ऊपर बनाया हुआ है कि क्या क्या इसमें हमें नोट करना है, तो इसलिए मैंने ऊपर बना लिया था। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक जो क्षेत्रक है वो, और तो फिर पर ये क्वेश्चन में तो हमें नहीं लिखना होता, पर ऐसे हम लिख लेते। तो विदेश व्यापार है तो इसमें स्रोत हो गया व्यापार, और इसमें देखिए अलग अलग किन किन देशों के साथ व्यापार था, किन वस्तुओं का व्यापार होता था, क्या आयात होता क्या निर्यात होता था, ये सब कुछ वो करेंगे। तो ये हो गया। और इसमें फिर आगे आता है हम किन किन देशों के साथ वही, और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, ये हो जाता है हमारा। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, अब रिवाइज़ करेंगे फ्रेंड्स, और फिर आप लोग के साथ PDF भी शेयर करते हैं ये वाली। तो फ्रेंड्स आप लोग न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हो सकता है आप लोग को कोई जानकारी मिल सके हमसे भी। और ज़रूरी नहीं कि हाँ फ्रेंड्स आपको मतलब अच्छी जानकारी मिल सके, हो सकता है कोई हेल्प मिल जाए आप लोग को। तो अभी पढ़ते फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं आ गई हूँ ये अपने नोट्स थोड़ा कंप्लीट करने, क्योंकि बीच में नहीं कंप्लीट कर पाई थी। तो ये वही है हमारा जो यहाँ से छूटा था, फिर मैं नहीं लिख पाई थी, तो फिर बीच में कुछ और रिवाइज़ करने लगी थी एनवायरनमेंट, तो इसको मैंने फिर छोड़ दिया था यहीं पे, बट आज से फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बनाने के लिए, इसलिए मैं बैठ गई हूँ नोट्स बनाने के लिए। तो ये नोट्स बनाने में मैं बैठी हूँ लगभग 5 बजे, क्योंकि अभी बच्चे जब जाते हैं क्लास के लिए तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है 1.5 घंटे का, तो मैं इस टाइम पे बैठती हूँ नोट्स बनाने के लिए। और उसके बाद में फिर अभी मैं इन लोग के लिए दूध गर्म करके रख दूँगी, ताकि ये लोग वापस आती हैं तो तुरंत दूध पीती हैं, फिर थोड़ा खेलती हैं जाके, क्योंकि इनको खेलना भी बच्चों का बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं नोट्स तब तक कंप्लीट करके और दूध गर्म कर दूँगी। तो कभी कभी मैं चाय भी बना के पी लेती हूँ, पर ज़रूरी नहीं होता मैं रोज़ चाय बना के पीऊँ, कभी जब मन करता है तो पी लेती हूँ। और हस्बैंड के लिए भी दुकान भिजवा देती हूँ चाय। तो अभी फ्रेंड्स मैं नोट्स बनाऊँगी और फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छा सा ब्लॉग लेके, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे देर तक पढ़ना होगा। और शाम का हो सकता मैं वीडियो ना बना पाऊँ, क्योंकि शाम को फिर बच्चों को सुलाना और काम करना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और फिर वीडियो बीच में बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए फ्रेंड्स थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना